हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में BUHS यानी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस GNM ANM सारा पैरामेडिकल एग्ज़ाम ले रहा है। GNM का पहला एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 14 मई से। बायो साइंस का पेपर हमारे पास आ चुका है। बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि आप जो है क्वेश्चन लेकर आएँ। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि BNRC एग्ज़ाम लेता था और जो है आप लोग को सेटिंग हो जाता था और जैसे तैसे क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न पर हमेशा पूछता था। अब की बार का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग चैनल हमारे नहीं फॉलो किए हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैं पहले ही कह दिया हूँ कि अभी जो मैं मास्टर क्लास करा रहा हूँ, यह आपके पास होने के लिए आप यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न नंबर 65% 60% नंबर ला सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से आ जाए मास्टर वीडियो से, ऐसा नहीं होता है। मास्टर वीडियो में सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, उतना सारा ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने नहीं पढ़ाया है। आप क्लियर तौर पर आप देखते चलेंगे, पूरा आप प्लेलिस्ट देखेंगे तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। मैंने कितना सारा ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो कराया है, लेकिन आप एक दो वीडियो देखने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि BUHS क्या कर रहा है, अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जी हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव जो ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई किया है या नहीं की है तो उसके लिए बनाना मुश्किल है, ठीक है। 50% क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी अच्छे लेवल का है, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट से नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, तो फिर आप कंपटीशन में कहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। तो पढ़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सीरियस मानकर मैं कंटिन्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का क्लास कराता हूँ एक रेगुलर बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आगे जिनका भी 20 तारीख से सेकेंड हाफ में शुरू होने वाला है, आप लोग देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, वरना आप लोग को भी मुश्किल होगा अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे दे रखा हूँ। पढ़ने के ऊपर है, जितना ज़्यादा देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन 15-15 नंबर का 2 पूछा है, 30 नंबर का, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्या मैंने नहीं पढ़ाया? हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में ये मास्टर वीडियो में भी हम दिए थे। सर्कुलेशन, ठीक है, यानी जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पूछा है कि कैसे कैसे हृदय में परिसंचरण होता है, पूरे ब्लड में, ब्लड इधर से उधर फॉलो करता है। तो वो क्वेश्चन भी पूछा है 15 नंबर में, जो कि हम मास्टर वीडियो में ही करा दिया हूँ, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके कार्य का वर्णन करें। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि इंडोक्राइन ग्रंथि का, अंतःस्रावी ग्रंथि के सूची बनाए, पूछा जा सकता है। मैं यह मास्टर वीडियो में कराया हूँ कि इनलिस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची बनाएं। जब आप सूची बना लिए तो उसका कार्य भी आसानी से लिख सकते थे कि किसका क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पैंक्रियाज का क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ठीक है ना। तो जितने भी ग्लैंड्स है उसका काम आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है, जो कि हम पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन था कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्रंथि के बीच अंतर बताएं, यानी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी के बीच अंतर बताएं। जो कि जो लोग अगर एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के बारे में जानते हैं, अगर सिर्फ डिफिनीशन भी दोनों को लिख देंगे, अंतर 5 नंबर मिल गया। तो कितना आसान था। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा हूँ, जाकर देखिए, मैं पढ़ाया हूँ अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मास्टर वीडियो में, ठीक है। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? शॉर्ट क्वेश्चन में था स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर, यानी कान के बारे में पूछा, कान के आंतरिक संरचना। 3 का ही जवाब यहाँ पे देना है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस, क्या मैं पाचन तंत्र में सारे डाइजेस्टिव जूस के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ? बिल्कुल पढ़ाया हूँ। जाकर आप देखिए, 1-2 दिन पहले, एक क्लास होने से पहले, मैं एग्ज़ाम होने से पहले जो वीडियो दिया था उसी में था मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की क्रियाविधि। तो उसी क्रियाविधि में सारे जूस के बारे में बताया गया है। तो अब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। देखिए आगे, साइनोवियल जॉइंट, ये भी पढ़ाए हैं। ब्लड के बारे में ये भी पढ़ाए हैं। तो 4 में से कोई 3 का ही यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना। कोई भी 3 जो आता था उसको लिख देना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह में वीडियो बना के बताया था कि ब्लड के बारे में, कौन नहीं पढ़ा है? 8वां से जानते आ रहे हैं। तो सारा कुछ पढ़ाया गया है। बस जो मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है थ्योरी कितना ज़बरदस्त है। अब बहुत लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं बना है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा है और मैं कितना पढ़ाया हूँ। देखिए, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा दिया है।
चूँकि जो मिलान करने वाला होता है वो दोनों साइड देखना पड़ता है और जो जिससे सबसे ज़्यादा मैच करता है उसे मैचिंग कर देना रहता है, ठीक है। तो फूड भोजन का अवशोषण हम लोग जानते हैं ज़्यादातर भाग छोटी आंत में होता है। तो हम देखेंगे छोटी आंत कौन है, तो यहाँ पे है। तो जो लोग छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में पढ़े ही नहीं है तो उनको क्या पता होगा कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। और ये हम पढ़ा चुके हैं आपके पाचन तंत्र वाला में ही। तो जो पाचन तंत्र पढ़े होंगे उनको क्यों नहीं आएगा ये, ठीक है ना। आगे है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम कराए हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल यह कान में होता है, ठीक है। और कान में होता है तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है कान वाला। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया है, सबसे लास्ट में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यह संतुलन का काम करता है जो एक सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है एरिथ्रोपोएटिन। कई बार हम बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में एरिथ्रोपोएटिन, यहाँ तक कि यह यूपी के एग्जाम में पूछा गया था, वो हम दिए भी हैं प्रीवियस ईयर वाला ऑब्जेक्टिव्स में। तो एरिथ्रोपोएटिन किडनी के द्वारा स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है, जो आरबीसी के निर्माण में भूमिका निभाता है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड श्वेत ग्रंथियाँ, पसीना की ग्रंथि सबको पता है कहाँ होता है, त्वचा के अंदर होता है। तो हम देखेंगे कहाँ त्वचा स्किन है क्या, देखिए यहाँ पे स्किन है, हो गया। उसके बाद है देखिए पेनिस। पेनिस अब हम देखेंगे कि पेनिस से रिलेटेड चीज़ें इसमें कहाँ पे दिया है। तो देखिए पेनिस से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं दिया है, लेकिन पेनिस के समान क्लिटोरिस यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे। तो ये पाँचवा का सी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल में पेनिस और फीमेल में क्लिटोरिस, दोनों एक सेंसिटिव ऑर्गेन होता है, तो इससे ये मैच हो जाएगा, ठीक है। मैच करना में देखना रहता है कौन सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। आगे है यहाँ पे इंटर कैलेटेड डिस्क। देखिए इंटर कैलेटेड डिस्क, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मैचिंग में जिससे दिक्कत हो ना मिले उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जो होता है यहाँ पे देखिए, कार्डियक आउटपुट जो होता है यह कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इजकल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इनटू इजकल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। तो इससे तो सीधा ये हो जाएगा, ठीक है ना। स्प्लीन, स्प्लीन हम लोग जानते हैं कि स्प्लीन में आरबीसी आता है, स्टोर होता है, फिर वहाँ पे जो है रिसाइकल होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का रिसाइकल मतलब आयरन का रिसाइकल, तो स्प्लीन में जो है आयरन का रिसाइलिक होता है, ठीक है ना। तो हो गया। उसके बाद है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट भी कई बार बता चुके हैं। हेपेटी मतलब लीवर और साइट मतलब कोशिका, लीवर की कोशिका हेपेटोसाइट। तो हम देखेंगे लीवर कहाँ है, तो हेपेटोसाइट लीवर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक, तो हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो इससे मैच कर जाएगा। और जो बच्चा रह जाएगा तो हमें कौन नहीं मिल रहा था, तो हमें नहीं मिल रहा था इंटर कैलेटेड डिस्क। तो इंटर कैलेटेड डिस्क हमें बच गया इधर हार्ट, तो इसको मैच कर देंगे। तो कितना आसान था ये, 10 नंबर आसान था। चलिए अब यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 5 नंबर है। देखिए कहता है यहाँ पे स्टेपिडियस इज द लॉन्गेस्ट मसल्स, ये हम पढ़ा चुके हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मसल्स के बारे में पढ़ाए हैं। तो यह स्टेपिडियस सबसे लंबा मांसपेशी नहीं होता है, ये सबसे छोटा होता है, तो पहला वाला गलत। अब आप कहेंगे कि कहाँ पढ़ाए हैं कहाँ पढ़ाए हैं, तो देखिए ऐसे 1-2 क्लास देख लेने से पढ़ाई नहीं होता है। जो साल भर की पढ़ाई है वो 1-2 क्लास में नहीं होता है। हाँ आप इस मास्टर वीडियो से पास कर सकते हैं अच्छे नंबर से, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन नॉलेज नहीं हो सकता। नॉलेज के लिए पूरे साल पढ़ाई होता है, इसीलिए। तो स्टेपिडियस इज लॉन्गेस्ट मसल्स नहीं है, ये आपका स्मॉलेस्ट मसल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। लाइफ स्पेन ऑफ WBC इज 8 से 10 दिन। देखिए वैसे तो WBC की लाइफ स्पेन 10 से 12 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे 8 से 10 दिन भी किसी किसी कंडीशन में सत्य होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो एग्जामिनर है वो क्या सोच के सेट किया है। 8 से 10 दिन को अगर सही माना तो जो सही लगाएंगे सही है, जो क्योंकि कुछ जगह पर 10 से 12 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं, ये गलत सही जो मार दिए भगवान भरोसे। आगे है त्वचा सबसे बड़ा संयोजी ऊतक है, तो नहीं। देखिए त्वचा सबसे बड़ा संयोजी ऊतक नहीं है, सबसे बड़ा संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है। सबसे ये त्वचा कौन सा ऊतक है, तो एपिथेलियल ऊतक है, ठीक है, आप उपकला ऊतक है। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, कई बार पढ़ा चुके हैं। ऑस्टियोब्लास्ट रियल में एक कोशिका होती है जो हड्डियों की निर्माण करती है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद वैसोप्रेसिन पानी को पुनः ऑब्जर्व के लिए जिम्मेदार होती है। देखिए वैसोप्रिन को हम लोग ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, वैसोप्रिन को। अब होता यह है कि जैसे BP नहीं बढ़ रहा होता है तो हम वैसोप्रिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं,
ये क्या करता है कि बॉडी में जो पानी होता है उस पानी के रिटेंशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जबकि जो डायूरेटिक मेडिसिन होता है वह पानी को निकालने लगता है। तो जब हमारे पानी को अवशोषण बॉडी में बढ़ने लगेगा, पानी बॉडी में ज़्यादा अवशोषित होने लगेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो इसीलिए वैसोप्रेसिन का उपयोग किया जाता है एंटी डायूरेटिक के काम में। डायूरेटिक मतलब मूत्र निर्माण करना, पानी निकालना, और एंटी डायूरेटिक हो गया मतलब पानी को रोकना बॉडी में। तो यह क्या करता है, वाटर का रिजॉर्प्शन करता है। तो ये बातें सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबको पता होना चाहिए, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, सेरेब्रम, ठीक है ना, सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। उसके बाद है, कहता है यहाँ पे द फर्स्ट फेज ऑफ ओवुलेटरी साइकिल, अंडोत्सर्जन चक्र का पहला चरण। ये किसको नहीं पता होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पढ़ा होगा सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे कहता है झिल्ली युक्त लैबिरिंथ डैश द्रव से भरी होती है। तो देखिए जो लैबिरिंथ होता है, ठीक है ना, लैबिरिंथ में यह आपका कान की बात है। तो लैबिरिंथ में जो द्रव भरा होता है उसे इंडोलिम्फ बोलते हैं, और ये भी पढ़ाए हैं, इसे इंडोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब बहुत लोग कहेंगे कि हम ऐसे ही बोले हैं, ऐसे पढ़ाए हैं, नहीं, आप जाके देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। कहता है ज़बरदस्ती श्वसन के बाद फेफड़ों में बची हवा की मात्रा को डैश कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है कि ज़बरदस्ती श्वसन के बाद फेफड़ा में जो हवा बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ज़बरदस्ती जो श्वसन करते हैं और श्वसन के बाद फेफड़ा में जो हवा बच जाता है उस मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है ना, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये रेसिड्यूअल जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग आयतन बोलते हैं, अवशिष्ट आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। कहता है एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ज्वाइंट, यानी कोहनी का जोड़ जो होता है यह आपको किस प्रकार का उदाहरण होता है ज्वाइंट का। क्या हमने नहीं पढ़ाया, हिंग ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, सब अलग अलग मैंने, पाइवोट ज्वाइंट सब मैंने पढ़ाया है। तो इसका हिंग ज्वाइंट होगा यहाँ पे, हिंग ज्वाइंट, ठीक है। तो थ्योरी जिसका अच्छा था उससे बन पाया, जो नहीं था 50% फिर भी तो बनना चाहिए था, ठीक है ना, 50% तो ठीक ही था ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए RH इंटेंजन इज प्रेजेंट इन। अब कोई किसको नहीं पता होगा कि एंटीजन कहाँ पे जो है होता है। तो एंटीजन सबको पता होना चाहिए, RBC के सरफेस पर होता है, तभी तो हम तय कर पाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप का होता है, ठीक है ना। तो पहला के आपका हो गया RBC का सरफेस, ठीक है। दूसरा है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी शामिल है सिवाय, यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में चारों में से सब शामिल है एक को छोड़कर। देखिए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन शामिल होता है, ट्यूबरल रिजॉर्प्शन शामिल होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन शामिल होता है, लेकिन ये ग्लोमेरुलर रिजॉर्प्शन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है जिफाइड, ठीक है ना, जिफाइड प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ। जिफाइड प्रक्रिया किसका हिस्सा है, सबको पता होना चाहिए, जिफी एस्टर्नम। मैंने कई बार वर्ड का नाम लिया, जिफी एस्टर्नम। तो इसी जिफाइड प्रोसेस से जिफी एस्टर्नम बना है, तो एस्टर्नम का ये हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है, एस्टर्नम का, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है रक्त जमने वाले कारकों में कारक X कौन सा है। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे फैक्टर्स का नाम स्टूडेंट याद नहीं रख पाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, कि रक्त जमने वाले कारकों में कारक नंबर 10वां फैक्टर X जो है उसका क्या नाम है। तो स्ट्रूएट प्रोवर फैक्टर, ठीक है ना, स्ट्रूएट प्रोवर फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे है लिम्फ नोड ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज। कहता है आंत का लिम्फ नोड को क्या बोलते हैं। लिम्फ नोड का क्या काम होता है, संक्रमण से सुरक्षा देना, इम्यूनिटी प्रदान करना। तो आंत में भी संक्रमण से सुरक्षा देता है लिम्फ नोड, वह लिम्फ नोड को क्या बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, नाम सबको नहीं पता होगा, पेयर पैच, ठीक है ना, पेयर पैच, ये आंत में होने वाला लिम्फ नोड होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है ट्रेकिया में कितने सी शेप के रिंग होते हैं। ये क्वेश्चन तो हम कई बार बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ट्रेकिया में लगभग 16 से 20 सी शेप के रिंग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मिक्ट्यूरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। बहुत लोग किडनी में मार दिए होंगे कि किडनी से मूत्र का निर्माण होता है, नहीं, किडनी से निर्माण होता है, ना कि सेंटर है। सेंटर मतलब केंद्र,
वहाँ नहीं है। तो मिक्ट्यूरेशन जो होता है उसका जो सेंटर होता है वो स्पाइन होता है, ठीक है ना। स्पाइन के सैक्रम वाला एरिया में होता है, सैक्रल में, ठीक है ना। तो ये स्पाइन में होता है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे हार्मोन कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। देखिए हार्मोन कैल्सीटोनिन ये भी हम पढ़ा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। कैल्सीटोनिन का काम है कि बॉडी में जो कैल्शियम लेवल बढ़ता है उसको कम करता है। तो ये हार्मोन कैल्सीटोनिन जो होता है यह आपका थायराइड ग्लैंड में जो है स्रावित होता है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड के सी सेल के द्वारा यह क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे है यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश जो है अलग लिख दिया है और हिंदी अलग लिख दिया है, ठीक है ना। इंग्लिश में ही सही दिया है। कूपर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, कूपर ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। कूपर ग्लैंड ठीक जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, मूत्राशय के पीछे होता है। तो ये कूपर ग्लैंड जो होता है सिर्फ मेल में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिलेटेड टू, ऑल्फैक्टिव नर्व जिसे घ्राण तंत्रिका बोलते हैं, यह आपका सूंघने स्मेल से रिलेटेड है। मैंने सेंसरी ऑर्गेन करवाया था, क्रेनियल नर्व भी कराया था। उसी क्रेनियल नर्व में जो पढ़े होंगे उनको पता है ऑल्फैक्टरी नर्व जो है स्मेल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स में 70% ऑब्जेक्टिव्स को तो मैं 100% जो मैं पिछला ऑब्जेक्टिव सब दिया हूँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वहीं से आया है, वहीं से रिलेटेड आया है। बस आपको दिमाग लगा के बनाना था। बाकी 30% जो अगर पूरे क्लास हमें देखे होंगे उनको से 100% बनेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि 100% कोई नहीं क्लास यूट्यूब पर देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन वहीं पर पैसा अगर लेकर किया जाता तब बहुत लोगों को पढ़ाई का दिलचस्पी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, क्लास लगातार आगे भी चलेगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप लोग पढ़िए, मैं सपोर्ट में हमेशा रहूँगा। देखिए BUHS एग्ज़ाम ले रहा है, बहुत लोग फेल भी होंगे अब की बार, ये बात गारंटी है। तो आगे से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।